नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया है। सिवान में लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। हिना साहब इस बार भी चुनाव में पराजित हो चुकी हैं। लगातार चौथी बार वो हार चुकी हैं। प्रयास तो बहुत हुए, पर इस बार भी उन्हें हार ही मिली। यानी कि हिना साहब पर हार का ठप्पा लग चुका है। ये हार का ठप्पा आखिर कैसे हटेगा? सिवान की राजनीति में जो कभी जीत के पर्याय माने जाते थे, शहाबुद्दीन, उनकी पत्नी लगातार चौथी बार हार जाए तो इसे क्या कहा जाए? आज पूरी चर्चा इसी पर होगी कि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद हिना साहब के पास अब क्या विकल्प है। सिवान की राजनीति में उनके पास विकल्प क्या है और उन विकल्पों पर कैसे चलकर हिना साहब हार का ठप्पा अपने माथे से हटा सकती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जरा सिवान की राजनीति का इतिहास और भूगोल जानते हैं। देखिए, सिवान में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और उन 6 विधानसभा क्षेत्रों में कभी शहाबुद्दीन की पकड़ होती थी। पकड़ भी ऐसी थी कि शहाबुद्दीन के इशारे के बगैर कोई चुनाव जीत नहीं सकता था। जिसे चाहते थे शहाबुद्दीन वही चुनाव जीतता था और जिससे वो नजरें हटा लेते थे, राजनीति में वो गायब हो जाता था। उसी शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को लेकर हिना साहब और ओसामा साहब सिवान की राजनीति में जमे हैं। 4 चुनाव हिना साहब ने लड़ा है लोकसभा का। कुछ चुनाव में शहाबुद्दीन जीवित थे। ये पहला मौका है जब शहाबुद्दीन के बगैर हिना साहब चुनाव लड़ी, वो भी किसी बगैर पार्टी के, अपने दम पर, और कम वोटों से हारी। 91,000 वोट के अंतर से वो लगभग ये चुनाव हार चुकी है। अब इस हार के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या कभी हिना साहब चुनाव जीत भी पाएंगी या नहीं? क्यों वोट रहने के बावजूद हिना साहब चुनाव जीत नहीं पाती? देखिए, हिना साहब 2009 में चुनाव हार गए, 2014 में चुनाव हार गए, 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो ऐसा लगा कि हिना साहब तीसरी बार है और अब तो जीत ही जाएंगी। लेकिन हिना साहब ये चुनाव भी नहीं जीत पाई। कविता सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया। 2009 में ओम प्रकाश यादव, 14 में ओम प्रकाश यादव और फिर 19 में कविता सिंह से पराजित हो चुकी हिना साहब को इस चुनाव में काफी उम्मीदें थी। उम्मीद तो ऐसा था कि सभी मीडिया रिपोर्ट में भी यही कहा जा रहा था कि हिना साहब ये चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2024 में जदयू के विजय लक्ष्मी ने उन्हें पराजित कर दिया। एक ऐसी प्रत्याशी जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, जिनके पति शहाबुद्दीन के अंदर काम किए हुए, शहाबुद्दीन के सामने रमेश कुशवाहा की कोई राजनीतिक वजूद नहीं थी। उनकी पत्नी से हिना साहब चुनाव हार चुकी हैं क्योंकि विजय लक्ष्मी के सर पर बीजेपी और जनता दल यू जैसे पार्टी का हाथ था, जबकि हिना साहब के सर से तो राजद का भी हाथ हट चुका था। तो हिना साहब अपने बल पर, अपने समर्थकों के बल पर चुनावी मैदान में उतरी थी। हिना साहब के पास शहाबुद्दीन की सभी राजनीतिक विरासत तो है, पर सिवान की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है कि सब कुछ रहते हुए हिना साहब चुनाव नहीं जीत पा रहे। सिवान की राजनीति में शहाबुद्दीन को हराना जितना मुश्किल था,
उससे भी ज्यादा मुश्किल हो चला है शहाबुद्दीन के परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को जीत पाना, क्योंकि ये 4 लोकसभा चुनावों से ये देखने को मिल रहा है कि जिसके सर पे हिना साहब या उनके परिवार का हाथ है वो तो चुनाव जीत जाता है, लेकिन जब चुनाव जीत लड़ने की बारी आती है हिना साहब की, जब खुद का चुनाव होता है तो वो जीतते जीतते हार जाती है। ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन की विरासत और शहाबुद्दीन के वोट हिना साहब को मिलते नहीं, हिना साहब को वोट भी मिलते हैं। इतना वोट पाकर तो कई कई क्षेत्रों में लोग चुनाव जीत जाते हैं, पर सिवान की राजनीति ऐसी बनी जिसमें हिना साहब को जीत पाना मुश्किल हो जाता है, नहीं जीत पाती। कोई ये मैं नहीं कह रहा हूं, 4 चुनाव के परिणाम ऐसा बता रहे हैं कि समीकरण ही नहीं बन पाता, बनते बनते टूट जाता है। समीकरण बनाया जाता है, जोड़ा जाता है, समेटा जाता है, दिखता है कि ये चुनाव अब हाथ में आने वाला है, लेकिन फिसल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या सिवान की राजनीति में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हिना साहब को लोकसभा का चुनाव जीतना मुश्किल हो जा रहा है? कुछ ऐसा गैप आ गया है जो उन्हें जीतने नहीं देता, तो फिर जीतेंगी कैसे? और हिना साहब की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कैसे होगी एक विजयी प्रत्याशी के तौर पर? इसके लिए सोचना होगा। विधानसभा का चुनाव है, आ रहा है 25 के विधानसभा चुनाव में हिना साहब की भूमिका क्या होगी? उनके माथे से हार का ठप्पा कैसे हटेगा, ये सवाल है। लोकसभा चुनाव तो 4 नहीं जीत पाए, तो क्या हिना साहब को भी अपने पति की तरह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? शहाबुद्दीन ने अपना पहला चुनाव विधानसभा का ही लड़ा था, जीरादेई से, और जीता भी था। जीत के बाद वो फिर 1996 में सांसद का चुनाव पहली बार लड़े थे। तो क्या हिना साहब के पास अब वो विकल्प है? क्या उन्हें पहले विधानसभा में जाना चाहिए? क्या ईश्वर या खुदा यही चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में जीत कर और फिर लोकसभा का सपना देखें हिना साहब? ये हिना साहब की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, 4 बार का जो अनुभव बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हिना साहब को अपने लिए अब कोई विधानसभा क्षेत्र चुन लेना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो उनके इशारे पर प्रत्याशी जीत जाते हैं। रघुनाथपुर की ही बात लें तो रघुनाथपुर से वो विधानसभा का चुनाव खुद जीती हुई है। यदि बात रघुनाथपुर की ही लें तो रघुनाथपुर से उनके द्वारा ही दिए गए प्रत्याशी हरिशंकर यादव विधायक हैं, और इस लोकसभा के चुनाव में भी रघुनाथपुर से वो चुनाव जीत गई और क्षेत्रों में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा था जहां से हिना साहब चुनाव जीती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हिना साहब के पास अब विकल्प है कि वो सिवान के कोई सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र हो जहां से वो चुनाव लड़कर पहले अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर ले और फिर लोकसभा क्षेत्र पर नजर बढ़ाए? जो उनके माथे पर हार का ठप्पा लगा हुआ है उसे पहले दूर करें और फिर लोकसभा का सपना देखें। देखिए, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो हिना साहब सिवान से चुनाव लड़ी और अपने आप को सिवान में ही केंद्रित करके रखा। उन्होंने अपने समर्थकों और मतदाताओं से दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के लिए कोई अपील भी नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि आरजेडी को वोट मत कीजिए, आरजेडी हमें नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि वो तो अपने बयानों में ये कहती थी कि
मेरा जो फोकस है वो सिवान है, सिवान के विकास के लिए ही वो लड़ना चाहती हैं। वो अभी उतनी बड़ी नेता नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों के लिए सोचे। तो उनके इस बयान के बाद अन्य क्षेत्रों के जो उनके समर्थक हैं और मतदाता हैं वो फ्री हो गए, अपने अपने मनपसंद पार्टियों को वोट किया। यहां तक कि पप्पू यादव का समर्थन हिना साहब को था, लेकिन हिना साहब ने ये कभी नहीं जाकर कहा कि आप अपना वोट पप्पू यादव को ही दीजिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पप्पू यादव से उनका रिश्ता पारिवारिक रहा है और वो यदि ऐसा कहते हैं तो ये उनके लिए अच्छी बात है। यानी कि हिना साहब के अपने लिए बोली कि वो कहते हैं तो वो उनके खड़े होते हैं तो उनका सम्मान है मेरे यहाँ। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हिना साहब को एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या वो राजद में लौटकर फिर से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगी, मजबूती के साथ लड़ेंगी, राजद में उनको वो इज्जत मिलेगी, या किसी अन्य ठिकाने को वो तलाशेंगी, किसी अन्य मजबूत पार्टी को वो पकड़ेंगी, या पार्टी खुद उनको पकड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी पार्टियों के ऑफर आ रहे हैं। कई पार्टियां उनसे संपर्क भी की है। तो क्या हिना साहब उनके पाले में जाएंगी और फिर बिहार के जनता को विधानसभा चुनाव में सीधा सीधा मैसेज देंगी? सवाल यही है। अगर अब लड़ाई के मैदान में है तो खुलकर उन्हें आना पड़ेगा। इस विकल्प के अलावा हिना साहब के पास कोई विकल्प नहीं है, या फिर उन्हें राजद के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक भविष्य जो है उसको तय करनी पड़ेगी। तो अब ये मामला पूरा का पूरा हिना साहब के पास है कि क्या वो बिहार की राजनीति में खुलकर खेलना चाहती हैं, क्या खुलकर बोलना चाहती हैं, मतदाताओं के सामने वो अपनी बात रखना चाहती हैं, क्या करना चाहती है, ये तो उनको बताना ही पड़ेगा। वैसे यदि बात करें उनके मरहूम पति शहाबुद्दीन की, तो राजनीति में कभी भी बोलने से शहाबुद्दीन परहेज नहीं करते थे, और जो बोलते थे उसे कर कर दिखाने का 100% प्रयास करते थे। उसमें अधिकांश मौकों पर वे सफल भी रहे, और इसीलिए बिहार की राजनीति में उस समय जब आरजेडी का दबदबा था तो शहाबुद्दीन का भी दबदबा था। अब वो दबदबा सीमांत की राजनीति में कितना रहेगा, ये हिना साहब की आने वाली राजनीति पर भी निर्भर है। अगर राजनीति में हिना साहब अपने आप को सरवाइव कर पाती हैं तब तो ये दबदबा फिर से बनेगा, वरना धीरे धीरे दबदबा खत्म होता जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं, राजनीति हो या अन्य क्षेत्र, लोग जल्दी ही भुला दिए जाते हैं। तो सीवान की राजनीति में विधानसभा के चुनाव में क्या होगा, हिना साहब का अगला कदम क्या होगा, उनके पास जो विकल्प बचे हैं उन विकल्पों में हिना साहब किस तरह से खेलती हैं, ये देखने वाली बात है। और इस विधानसभा चुनाव में क्या अपने ऊपर जो हार का ठप्पा लगा हुआ है, उस हार का ठप्पा वो कैसे दूर करती हैं, इस बात को भी देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। द देसी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। हम आपके लिए खबरें लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, खबरों के पीछे की बात भी बताएंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।